हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए हम लेकर आए आपके लिए एक बहुत शानदार वीडियो। टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, यूनिट नंबर 3rd क्लास 11th के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, 12th में जब भी आप आगे पढ़ोगे, 12th में जो भी टॉपिक्स आप स्टडी करेंगे वहां पर भी इक्विलिब्रियम का बहुत बार डिस्कशन होना है, बहुत बार जिक्र होना है। तो ये इक्विलिब्रियम हम आज समझेंगे। कॉनकरेंट फोर्सेस क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉनकरेंट फोर्सेस। मैं ये कह रहा हूं कि कॉनकरेंट का मतलब होता है कि जब बहुत सारे फोर्स किसी बॉडी पर सेम टाइम पर एक्ट होते हैं। क्या? whenever the number of force acting on a body at a same time is called concurrent forces. Suppose that this is the body, ये कोई बॉडी है हमारी, ये बॉडी है बच्चों। देखो मैं इस बॉडी की बात कर रहा हूं, इस पे सपोज करो मैं 3 फोर्स मान लेता हूं। एक फोर्स हो गया हमारा F1, एक फोर्स हुआ हमारा F2 और एक फोर्स हुआ हमारा F3। दीज आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी साइमल्टेनियसली। और भी बहुत सारे फोर्स इस पे एक्ट हो सकते हैं। ओके, हम और भी ज्यादा फोर्स कंसिडर कर सकते हैं, बट इतने सफिशिएंट है इसको समझने के लिए। तो अगर एक बॉडी पर एक ही समय पे सेम टाइम पर बहुत सारे फोर्स एक्ट हो रहे हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेस। तो व्हाट इज कॉन्करेंट फोर्सेस? मल्टीपल फोर्स, व्हेन मल्टीपल फोर्स मल्टीपल फोर्स when multiple force act on a body at same time is called concurrent forces। क्या नाम दिया हमने? concurrent forces। दिस इज कॉल्ड concurrent forces। ओके, ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन भी हम साथ साथ लिखते रहेंगे। हम बहुत हाई लेवल पे जाएंगे, बारीकी से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए अब बात आती है इक्विलिब्रियम की। किसकी बात आती है? इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम को क्लियर करते हैं। इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। यानी कि जितने भी सारे फोर्स लगे हुए हैं, सपोज करो इस बॉडी पर ये फोर्स लगे हुए हैं, एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर से जो भी फोर्स लगे हैं, अब इन सब का इफेक्ट जीरो, यानी कि ये नेट फोर्स क्या हो जाए? जीरो। सपोज करो ये बॉडी ऐसे जा रही थी, आगे से 10 न्यूटन का फोर्स लगा, फिर पीछे से 10 न्यूटन का फोर्स लगा, दोनों का इफेक्ट क्या हो गया? जीरो। इधर से फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, इक्वल फोर्स लगा, दोनों ने मिलकर इफेक्ट क्या शो किया? जीरो। ओके, कहने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। या तो बॉडी रेस्ट पर रहेगी या फिर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करती रहेगी। उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। क्या कहते हैं हम उसको? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। हाँ, वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैंने लिया यहाँ पर F1 वेक्टर, ये डायरेक्शन ले ली मैंने F1 वेक्टर। ओके, वेक्टर की क्या खासियत है? पैरेलली उसको कहीं भी शिफ्ट कर दो, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब मैं इस वेक्टर को यहाँ पे लेता गया, और भी तरीके हैं इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस वेक्टर को यहाँ पे ले आया, ले लीजिए, ये बन गई एक साइकिल F1 F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर। तो दीज थ्री फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी मेक जीरो इफेक्ट, दैट इज एक्सीलरेशन क्या हो गया हमारा? जीरो। और भी तरीके से हम इसको स्टडी करते हैं। चलिए, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। क्या? इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या? इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस क्या होता है? मैंने बताया आपको, अगर एक ही बॉडी पर बहुत सारे फोर्स एक्ट हो रहे हो साइमल्टेनियसली और वो अपना नेट इफेक्ट जीरो शो करे, when the net force acting on the body is zero, either body is at rest or moving with uniform motion, जो भी है, या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्पीड, कुछ भी कह सकते हो, हमने मोशन नाम ले दिया यहाँ पर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसको इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। when the net force acting when
the net force, when the net force acting on a body is जीरो. नेट फोर्स, अगर किसी पर टोटल फोर्स का सम जीरो हो जाए, इन दैट केस द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. दिस कंडीशन इज कॉल्ड या बॉडी, देन बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. आई होप आपको इक्विलिब्रियम समझ में आया होगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है. तो क्या बताया मैंने, नेट फोर्स. अब हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे. सपोज करो बेटा एक फोर्स ये है F1 वेक्टर, ओके. एक फोर्स है हमारा F2 वेक्टर, दिस इज F2 वेक्टर. पैरेललोग्राम फ्लो की हेल्प से हम इसको समझ लेते हैं, राइट. इन दोनों फोर्स ने मिलकर अपना नेट इफेक्ट इधर दिया. कहां पर, यूजिंग द पैरेललोग्राम फ्लो, दैट इज F1 वेक्टर प्लस F2. सिंपल है, सबने पढ़ा है वेक्टर में. जिसने नहीं पढ़ा उसको पहले वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा कि हमने इसको कैसे ऐड कर दिया. ओके, ये पॉइंट O है. तो एक O पॉइंट पर दो फोर्स साइमल्टेनियसली एक्ट हो रहे हैं, दैट इज F1 एंड F2. अब हम चाहते हैं कि ये बॉडी, अगर इस पे हमने ये दोनों फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो ये बॉडी कैसे मूव करना शुरू कर देगी, लाइक दिस. ये मूव करना स्टार्ट कर देगी, ओके. बट हम चाहते हैं कि इस पर कोई इफेक्ट ना हो. तो जितने अमाउंट के ये दो फोर्स है, उन्हीं सेम अमाउंट का फोर्स हमें अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, दैट इज F3. ये क्या हुआ हमारा, F3 वेक्टर, सेम अमाउंट का फोर्स. तो इनका जो नेट इफेक्ट है, यानी कि बॉडी अगर मूव कर रही होगी तो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगी. इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो हुआ. या फिर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पर ही रहेगी. ओके, तो क्या लिखा हमने यहां पर मैथमेटिकली, फ्रॉम डायग्राम क्या बताया बेटा मैंने, जरा ध्यान से समझना. सपोज करो ये बॉल है, ये बॉल पर एक फोर्स ऐसे लगा F2 और एक फोर्स लगा ये F1, ठीक है, F1 फोर्स. तो इन दोनों ने रिजल्टेंट फोर्स, इसका मोशन इस डायरेक्शन में आ गया, करेक्ट है. बट हम चाहते हैं या तो ये सेम फोर्स, क्योंकि ये दो जो फोर्स लगे हैं ये मिलकर इसके मोशन को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि इंक्रीज करेंगे, तो मोशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा. इसका मतलब देयर शुड बी अ सर्टेन एक्सीलरेशन. बट हम ये चाहते हैं कि एक्सीलरेशन जीरो. तो इन दोनों फोर्स के इक्वल अमाउंट से हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में F3 वेक्टर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि इन दोनों के इक्वल अमाउंट में होगा. तो दोनों और अपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो फ्रॉम डायग्राम F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F3 वेक्टर. जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल टू जीरो. बात समझ में आई. F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर इज इक्वल टू जीरो. ये हमारा कहलाता है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, कि नेट जो फोर्स है बॉडी पे वो क्या होना चाहिए, जीरो. देखिए जब हम 12th स्टैंडर्ड में आएंगे, तो अभी हम यहाँ मैकेनिकल टर्म्स में इसको स्टडी कर रहे हैं. 12th स्टैंडर्ड में आते ही हम इसे चार्ज की टर्म्स में स्टडी करेंगे, राइट. अभी हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, वहां पर बहुत बड़े बड़े मासेस को लेकर डिस्कस करेंगे. और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं. 12th स्टैंडर्ड में बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा. मैं क्या क्या बातें कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर एक्सीलरेशन जीरो रहे. एक्सीलरेशन दो तरीके से जीरो हो सकता है, या तो बॉडी रेस्ट पर होगी, रेस्ट पर होनी चाहिए, या फिर यूनिफॉर्म मोशन से मूव करनी चाहिए, मूव विद यूनिफॉर्म मोशन, तब एक्सीलरेशन जीरो होगा. तो अगर ऐसा है, इसका मतलब बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं हुआ. भले ही बहुत सारे फोर्स आपको दिख रहे हैं, सभी फोर्स ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया. तो इसलिए बोलते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो. इसको लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस the vector sum of forces is equal to zero. Vector sum of forces, if there is n number of force, ये क्या है हमारे 2,
2 फोर्सेस हमने यहाँ पे लगाई, एक हो कि 3 फोर्सेस लगाया, तो ये पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ देयर इज n नंबर ऑफ फोर्सेस, कितने हैं, इफ देयर इज n नंबर ऑफ फोर्सेस, अगर n नंबर ऑफ फोर्सेस है, क्या होगा उस केस में, n नंबर ऑफ फोर्सेस है, उस केस में क्या होगा कि F वेक्टर यानी कि जो नेट फोर्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो हम क्या कहेंगे, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर एंड सो ऑन, दैट इज Fn वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी कि समीशन F इज इक्वल टू 0। मैं समीशन F लिख सकता हूं, n कर सकता हूं, यहां पर n इज इक्वल टू 1 टू n तक जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये भी हम इस तरीके से फॉर्मूला, हंसता बच्चा यहीं पर है यार, ये सबमिशन कैसे लिख दिया। देखिए अगर इस तरीके से कोई फॉर्मूला आपको गिवन है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखिए, आप जब पढ़े तो कॉपी पेन पेंसिल साथ में रखें। प्रॉब्लम ऑनलाइन में यही आती है कि बच्चा रिटन वर्क भूल जाता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने, जो बहुत इंटेलिजेंट थे पढ़ने में बिल्कुल, बट लिखने में थोड़ी सी कंजूसी कर गए, इसलिए उनके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए। कुछ बच्चे ऐसे थे कि 2-2 3-3 बार सोल्व कर लेते थे एक ही प्रॉब्लम को, तो वो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाते हैं। ठीक है, सारा खेल प्रैक्टिस का है बेटा। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। देखिए नॉलेज भी होनी चाहिए हमें, सिर्फ मार्क्स से कुछ नहीं होता। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा लामीज थ्योरम। क्योंकि ये तीनों पॉइंट हमें पढ़ने जरूरी थे, इसके बाद हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे हम, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। 3-4 न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, 1-2 होमवर्क के लिए दूंगा आपको। प्लीज जब भी आप ये वीडियो वॉच करें तो अपने साथ पेन पेंसिल लेके बैठे, और पेन पेंसिल के साथ साथ आपको वो लिखना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है। जो भी आपको बात समझ में ना आई हो, जो भी जहां भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज मैं देख के उसको दोबारा से किसी भी तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम क्या कहती है, जरा ध्यान से समझना बेटा इसको। लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम वैसे तो कोई डेरिवेशन या किसी टाइप का कोई कंसेप्ट एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट इस कंसेप्ट को यूज इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। 11th में भी करेंगे, 12th में भी करेंगे। 12th में जब टेंशन वाले क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पर बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इसका लामीज थ्योरम का। ठीक है, तो चलिए, लामीज थ्योरम एक्चुअली क्या कहती है कि जब किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्स, बहुत सारे क्या, मैं यहाँ पर 3 फोर्स मान के चल रहा हूं कि ये जो फोर्स है हमारे, ये वाले फोर्स, तो जब ये फोर्स साइमल्टेनियसली किसी भी बॉडी पर एक्ट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर सपोज करो इस बॉडी पर ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है, तो ये F1 मान लिया हमने, ये F2 एज्यूम किया, और ये क्या किया हमने, F3। तो ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन 2 अदर फोर्सेस। मेरी बात समझ में आई, बिटवीन 2 अदर फोर्सेस। एक चीज और बतानी है मेरे को, जैसे लास्ट इस वाले में मैंने कहा कि मल्टीपल फोर्स है, तो इस जब 2 फोर्स थे हमारे, ये 2 फोर्स थे, तो यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम्स लेके इसको बेसिकली समझ लिया। बट अगर n नंबर ऑफ फोर्सेस है, अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ फोर्सेस है, तो आप कौन सा रूल यूज करोगे, आपने यूज करना है पैरेललोग्राम, पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। विच लॉ, पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन क्या यूज करोगे आप, पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो अब आइए, मैंने क्या बताया कि F1, जो ये F1 है फोर्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि मैं ऐसे बात कर रहा हूं, F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, इन दोनों के बिटवीन जो एंगल होगा, जो भी एंगल होगा। फिर F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा, F3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। तो साइन F1 अपॉन साइन अल्फा, एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट तीनों में कॉमन रहेगा, वो कांस्टेंट क्या रहेगा, तीनों में कॉमन रहेगा, इसलिए तीनों फोर्स इक्वल आ जाते हैं। अब इसको जरा लिखने का मतलब समझिए, ये पूछना तो नहीं जाएगा, मेन कंसेप्ट आपको ये ध्यान रखना है और ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है कि नहीं, कभी कभार यहां से बन जाए क्वेश्चन तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसको समझ लेते हैं। इसको हमने किस तरीके से किया, इसको वेक्टर एडिशन की फॉर्मेट में किया हमने। कैसे किया हमने, वेक्टर एडिशन। तो देखिए जरा इसको समझिए,
ये मैंने फोर्स लिया F1, राइट, ये F1 फोर्स है। फिर ये पैरेलल, ये वेक्टर, दिस इज द F2 वेक्टर, यानी कि जो फोर्स है वेक्टर फॉर्म में है F वेक्टर। इसकी हेड से इसका टेल मैंने मीट कराया यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो मैं क्या कहूंगा, ये पूरा एंगल कितना होगा, 180। कितना होगा, 180। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, पाई भी हम इसको कह सकते हैं। अगर हम इसको रेडियन में मेजर कर रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको पाई, क्या बोल सकते हैं, पाई भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसको कैसे समझते हैं हम लोग, हम कहेंगे कि ये F1 है, F1 के ये एंगल कितना है हमारा, पूरा का पूरा अल्फा, हमको ये निकालना है। ये पूरा 180 है, ये अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, राइट। सिमिलरली F2 के जो सामने है दैट इज बीटा, तो 180 माइनस बीटा दैट इज पाई माइनस बीटा, इसको समझिए। फिर F3 के जो सामने है दैट इज पाई माइनस गामा। ओके, और आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। बस यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर बीटा है और यहाँ पर गामा है। तो क्या लिखेंगे हम, F1 अपॉन, ये कैसे आया इक्वल टू, देखो जैसे यहाँ से आया, मैं बताता हूँ आपको। तो F1 अपॉन साइन अल्फा एक कांस्टेंट आ गया के, यही कांस्टेंट किसके इक्वल था, F2 अपॉन साइन बीटा। ओके, और यही कांस्टेंट किसके इक्वल था, F3 अपॉन साइन गामा। मेन कंसेप्ट ये है, यानी कि ये और ये, तो ये लिखना भी जरूरी है। देखिए मार्क्स आपको लिखे हुए पे मिलेंगे, और उल्टे सीधे डेफिनेशन नहीं लिखनी अपने को, जो भी दिमाग में आया। बहुत सारे टीचर बोल देते हैं, ठीक है मैं मानता हूँ, रटना नहीं चाहिए, रटना बिल्कुल नहीं चाहिए, गलत है, समझ के करना चाहिए। बट मैंने समझ के लिए क्या बताया आपको, कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ये जो फोर्स है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ये क्या कहता है कि जितने भी यहाँ पर फोर्स लगे दैट इज 3 फोर्सेस, उनमें से एक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेस। अब इसी को देखते हैं, हमने क्या लिखा, दिस इज लामीज थ्योरम, यानी कि ये वाली थ्योरम कौन सी है हमारी, लामीज थ्योरम, विच स्टेट दैट इफ 3 फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल कीप इट इन इक्विलिब्रियम, कंडीशन क्या होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, कीप इट इन इक्विलिब्रियम। ओके, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल, यानी कि कोई सा भी फोर्स, ये फोर्स होगा तो ये बाकी अदर 2 फोर्स के साइन ऑफ एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ तो हमने अल्फा बीटा गामा लिखा, कहीं पर 60 डिग्री आ गया, यहाँ पर 30 आ गया, ठीक है ना, 90 हो गया तो यहाँ पर खाली 90 आ जाएगा, फिर 60, 45, 135 ऐसे भी आएगा आगे, ये सब चीजें आएंगी। तो क्या कहते हैं हम इसको, प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन 2 अदर फोर्सेस, जो बाकी के 2 फोर्स है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कंडीशन मैंने ये बताई, देखो फिर से समझो, F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू के, फिर कह रहा हूं मैं F2 अपॉन साइन बीटा, कांस्टेंट सेम रहेगा दैट इज के, F3 अपॉन साइन गामा दैट इज कांस्टेंट रिमेन सेम। तो उस के दोनों इस साइड में सबके लिए क्या आ गया, के, तो ये के किसके इक्वल है, F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन, इनको 3 तरीके से मेरे हिसाब से तो सारे फॉर्मूले ध्यान रखो। अगर ये आता है, वैसे तो नहीं आता, न्यूमेरिकल आता है इसमें, बट अगर आता है तो यू हैव टू राइट लाइक दिस। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, अब हमने क्वेश्चंस क्या करने हैं, हमें क्वेश्चंस करने। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं हम आगे। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन, अ मास ऑफ 6 kg, जरा इसको ध्यान से समझना, अ मास ऑफ 6 kg, 6 kg का मास है, सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर। मान लो आप, ये भैया एक कोई सीलिंग है, जो छत कह दो हमारी छत है, वहां से एक मास ऐसे लटका हुआ है एक रोप से, जिसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर, 2 मीटर की लेंथ है, राइट, ये 2 मीटर की लेंथ है। सीलिंग, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट। इसका मतलब ये हो गया, ये जो, अब ये पहले कितना वेट है हमारा, ये 6 kg, इसको लिख लेते हैं 6 kg वेट। फोर्स में जब लिखेंगे इसको तो वेट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई 6 इंटू 10 क्या बन जाएगा, न्यूटन, दैट इज 60 न्यूटन। ये फोर्स हमारा 60 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो उसने बोला कि 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट, व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द
वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब या तो वो कांस्टेंट मोशन में होगी या फिर जो है हमारा रेस्ट पर हो। ओके, तो इसके मिड पॉइंट से हमने फोर्स लगाया, यहां से फोर्स लगाया, तो ये बॉडी कैसे आ जाएगी, ये एक एंगल क्रिएट करेगी लाइक दिस, यहां पे आ गई। अब क्योंकि धागा है, ऐसे समझिएगा, धागा है तो कैसे समझ सकते हैं, मैं एक ये केबल है मेरे पास, इसको लेके समझाता हूँ। जैसे ये हैंग है आपका कुछ इस तरीके से, ओके, मेरे को प्रैक्टिकल चीजों का बहुत शौक है, कुछ भी जोड़ तोड़ करना पड़ जाता है तो मैं ये कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाया, देखो कैसे कैसे रही है, यहाँ पे लगा हुआ था, देखिए ध्यान से समझिए, मैं अपना हाथ यहीं पे रखूंगा एक्स मिड से, सपोज करो ये केबल 2 मीटर की है, तो मैंने यहाँ सेंटर से फोर्स लगाया लाइक दिस, गेट इट। तो ये सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है आपको। तो इसने वर्टिकल के साथ क्या बनाया, एक एंगल बनाया, वर्टिकल के साथ क्या बनाया बच्चों, इसने एक एंगल बनाया, और उस एंगल की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वर्टिकल के साथ, यानी कि इसने, अब ये कैसे लटका, ये नीचे कैसे हैंग होगा लाइक दिस, दैट इज 60 न्यूटन। ये कितना न्यूटन है हमारा, 60 न्यूटन, क्लियर हो गया। तो इसने यहाँ पर एक एंगल बनाया। अगर मैं इसको ऐसा एज्यूम कर लूं कि यहाँ पर ये पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। इसने एक टेंशन क्रिएट कर दिया, दैट इज टी, इस टेंशन को हमने क्या कह दिया, टी। अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपोनेंट। अब इधर जो फोर्स लग रहा है हमारा, दिस इज द फोर्स दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन। अब कंपोनेंट तो आपको पता है कैसे ब्रेक करते हैं हम लोग, इसके थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा, कोस थीटा पे कन्वर्ट हो जाएगा, टी कोस थीटा, और वर्टिकल अपोजिट वर्टिकल क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। अब हम बैलेंसिंग कंडीशन देखेंगे यहाँ पर, यानी कि अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टी साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 50 न्यूटन के। तो इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ये ध्यान रखना, ये आगे भी आपको बहुत जगह ऐसा लिखना पड़ेगा। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू 50 न्यूटन, तभी इक्विलिब्रियम में होगी, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 60 न्यूटन, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 60 न्यूटन। देखो भैया अब कितना जल्दी समझ में आता है, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन हमारा सेकंड हुआ, डिवाइड कर दो दोनों को, तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, 50 अपॉन 60 दैट इज 5 अपॉन 6। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन इनवर्स। भाई ये थोड़ा सा जो बच्चे 10th पास करके आए, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है इनवर्स, जिनके पास मैथमेटिक्स है वो तो पढ़ेंगे ही, इनवर्स जो फंक्शन है सारे, बट जो बायो वाले हैं उनके लिए मैं एक फॉर्मूला शीट मैंने बना रखी है मैथमेटिक्स की, वो मैं सेंड कर दूंगा। बायो के लिए बहुत, उसको बस 4-5 पेज है, पूरे 12 तक के सारे फॉर्मूले, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का हो, चाहे वो कैलकुलस का हो, चाहे किसी का भी हो, उसको मैं अपने लिंक में सेंड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो, और उसका प्रिंट, बार बार इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होगी। अब 5/6 की अगर मैं बात करता हूँ, 5/6 अप्रोक्सीमेटली जो ये एंगल हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 40 या फिर 39, 40 या फिर 39 डिग्री, ठीक है ना, मतलब इन दोनों के बिटवीन है ये एक्चुअली में ये एंगल। अगर आपको ये वैल्यू निकालनी नहीं आती, इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हम किस तरीके से बनाते हैं। अगर आपको रेडियन का भी खेल समझ नहीं आता, उसके लिए भी वीडियो रेडी है, सब अपलोड